हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक है मटेरियल साइंस का सेक्शन सी, जिसका नाम है एक्सपीएस, जिसको हम बोलते हैं एक्सरे फोटोमेट्री स्पेक्ट्रोस्कोप। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करके हम इसको बोल देते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमने बताना है कि एक्सपीएस को हम बोलते क्या हैं, एक्सरे फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और हाँ, ये जो एक्सपीएस होता है ना, बेसिकली आपका ये इसकी तरह एक सिमिलर टर्म होती है ईएससी। ये बिल्कुल सिमिलर होता है इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी फॉर केमिकल एनालिसिस, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे हम केमिकल एनालिसिस के लिए। एक्सपीएस और ये ईएससी ये दोनों सेम टर्म होती है। अब थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल पे आ जाएंगे, फिर हमारे पास कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन समझ आ गई तो वर्किंग भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक होने वाला है ये। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। देखो, जो हमारे पास जो एक्सपीएस टर्म है, ये टर्म एक्सपीएस क्यों दी थी? ये इलेक्ट्रॉन्स की खातिर दी गई थी, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जनरेशन हो रही थी। अगर मैं सिंपल वर्ड में आप लोगों को हूँ, तो ये जो हमारे पास एक्सपीएस हो, जो हमारे पास ये जो एक्सपीएस टर्म है, ये इलेक्ट्रॉन की जनरेशन के बारे में हमें बताती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा कि एक्सपीएस टर्म यूज टू रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रॉन जनरेशन प्रोसेस, और ब्रैकेट के अंदर एंड एक्सरे इज यूज टू जनरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स दैट प्रोड्यूस स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स, कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जब आपके पास कोई सैंपल है, उसमें हमारे पास एक्सरे पड़ते बाद में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं कहलाया जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाया जाएगा। ये जो एक्सपीएस होती है, बेसिकली ये एक सरफेस एनालिसिस टेक्निक होती है, यानी ये सरफेस पड़ा, इस सरफेस के बारे में हमें क्या क्या पता चल जाएगा। एक्सपीएस के थ्रू हम पता चल जाएगा इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसकी आयनिक ट्रांजिशन क्या थी, आयनिक स्टेट क्या थी इसकी, और केमिकल स्टोकियोमेट्री जो भी व्हाटएवर वो क्या थी इसकी, वो सब चीज़ लिखी मैंने यहाँ पे। आई होप आपको समझ आ गई हो, राइटिंग इतनी भी गंदी नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास जो एक्सपी स्पेक्ट्रा है, ये किससे बनता है? एक्सरे से बनता है एक्सपी स्पेक्ट्रा। तो एक्सरे जो होती है, एक हाईली एनर्जेटिक फोटोन की रे होती है। मतलब उस रे में फोटोन्स होंगे, वेव पैकेट्स होंगे, है ना। फोटोन्स आपको पता ही है, एनर्जी पैकेट्स उनको हम बोलते हैं। फोटोन्स होंगे उस एक्सरे के अंदर। वो फोटोन वाली रे जो होगी, तो आपको सैंपल पे पड़ती है, और वही है कि हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स की उसमें जनरेशन होती है। और हम बोलेंगे, जो मान लो आपके पास ये सैंपल है आपके पास, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये जो पेन की ये नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास एक्सरे यहाँ से पड़ रही है, ऊपर से एक्सरे यहाँ से पड़ रही है, तो वो इतना डिगआउट पेंट्रेट कर जाएगी, इस पूरे को पेंट्रेट करके यहाँ से बीच में से आपके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ले आएगी। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, मान लो तुम्हारे पास ये सैंपल है। अब आपको पता है एक्सरेज जो होती है वो पेनिट्रेटिंग होती है ना, मतलब वो इसके आर पार हो सकती है। यानी मेरे हाथ पे पड़ेगी तो आर पार होकर तभी हमें एक्सरेज में हमारी हड्डियों के बारे में पता चलता है ना, कि हमारी हड्डी कौन सी फ्रैक्चर है, या कुछ चीज़ तो नहीं है, या हमारे पास कोई बॉडी के अंदर कोई ऐसा मटेरियल तो नहीं फंस गया। जो बच्चे होते हैं ना, वो सिक्के वगैरह खा लेते हैं, तो वो एक्सरे के द्वारा पता चल जाता है हम लोगों को। तो एक्सरे जो होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है, बॉडी के आर पार हो जाती है। यहाँ पर मान लो सैंपल पे वो पड़ गई, तो सैंपल के बीच में से वो खोद के आयरन को बाहर पकड़ के बाहर फेंकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपी स्पेक्ट्रा है is obtained when X-ray is a very high energetic photon penetrate the material surface and dig out the electron bond in the inner core layer orbital. The electron generated in the process called और क्लियरली मैं तुम लोगों को बताना चाहूँ, बस यहाँ पे डायग्राम छाप आई गई है बस थोड़ा बहुत। ये मेरे पास मान लो न्यूक्लियस है, ये आपके पास इनर शेल है, यानी KL, फिर ये M, फिर N समथिंग। तो आपके पास यहाँ पे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक्सरे आपके पास आई, इसने ये बेसिकली है कि पूरा एटम है, राइट, और एटम के अंदर न्यूक्लियस है। इस एक्सरे ने पेनिट्रेट करा इस पूरे एटम को, और बीच वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकाल दिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो वही ये बात करी हुई है, वही बात लिखी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, कि जो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो कैप्चर हुए हैं, अब हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब ड्यूरिंग दैट टाइम, जब हम इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे, इस टाइम क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम एनालाइज करते हैं, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस प्रोसेस में एक्सपीएस में हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो वही सारी यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और हाँ, जो इलेक्ट्रॉन बाहर भेज दिया उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें निकल जाती है जब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी वगैरह और बाइंडिंग एनर्जी पता कर लेंगे ना, तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकला ना उसको भी हम उसके बारे में पता चला लेते हैं कि क्या चीज़ थी ये। और ये होते हैं हमारे पास, ये जो एक्सपीएस होता है बेसिकली ये सरफेस सेंसिटिव होता है, तो इतना ये चलो इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। तो प्रिंसिपल क्या होता है, हमारे पास हमने देखा डायग्राम के अंदर कि एक एनर्जेटिक फोटोन आया और इलेक्ट्रॉन बाहर गया। सो ये है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, फोटोन इन एंड इलेक्ट्रॉन आउट। इसका मतलब हुआ अभी जब इलेक्ट्रॉन बाहर, जैसे हमने पढ़ा भी है कि आयनाइजेशन टर्म पढ़ी है हमने कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एटम या मेटल, कुछ भी हम बोलते थे। तो ये आयनाइजेशन बोलते हैं इसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला यानी फोटो आयनाइजेशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, फोटो आयनाइजेशन होगा, जिसमें फोटोन इन होगा, इलेक्ट्रॉन आउट होगा, यानी कि उसको हम बोलेंगे फोटो आयनाइजेशन। यहाँ पे लिखा है कि बेस्ड अपॉन अ सिंगल फोटोन या इलेक्ट्रॉन आउट प्रोसेस, फोटोन इन इलेक्ट्रॉन आउट प्रोसेस विच इज़ जनरली कॉल्ड फोटो आयनाइजेशन। FHOPHOTOI नीचे लिखा है, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ी सी फोटो आयनाइजेशन के बारे में, जो मैंने पीछे डायग्राम समझाए ना, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच इंसिडेंट एक्सरे फोटोन विद एनर्जी एच न्यू, एनर्जी एच न्यू है, एच के प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये न्यू के रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है, एंड ये इजेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को एटम से और या आयन या मॉलिक्यूल से, क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल से ही हमारे पास एटम बनता है, राइट, पता है ये सभी को। तो मॉलिक्यूल लिखा है यहाँ पे। अब ये जो एक्सरे जो होता है, ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स की मदद लेता है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक फिक्स्ड एनर्जी का सोर्स भी होता है। और आगे बताऊंगी मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बारे में, इसमें और डीप जाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि अभी क्लियर नहीं करवाऊंगी तो फिर तुम्हारे और डाउट्स आ जाएंगे, तो अभी उसको नहीं बताने वाली मैं, ठीक है। थोड़ा मज़े लेते हैं उसके थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक्सपीएस जो होता है इसके एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है, जिसमें हमारे पास फोटोन्स की जो होती है फिक्स एनर्जी रहती है। और वही बात करी यहाँ पे कि आयनाइजेशन की अगले पॉइंट में से वही आयनाइजेशन की फिर से राम कहानी शुरू कर देनी है कि हमारे पास आयनाइजेशन होगी जब फोटोन जो होगा अब्जॉर्ब होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, आयनाइजेशन तुम्हारे पास शुरू हो जाएगी, ये बात करी है। और जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास बाहर निकल जाता है उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्री आयनाइजेशन स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन को लेके बाहर निकलता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास तो एमएससी फिजिक्स के बच्चे हो, तुम्हारा कोई दोस्त केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का भी है, तो तुम्हारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाला दोस्त जो होगा वो तुमको बहुत बड़ी, मतलब एमएससी वाले बच्चों में तुम्हारे जूनियर्स और तुम जो सीनियर्स होगे, तुम लोग सीनियर्स हो, तो जूनियर्स और सीनियर्स में से तुमको वो पहचान लेगा, तुम्हारे कान में कुछ बोलेगा वो, और वो इन्फॉर्मेशन लेके तुम बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो वही थोड़ा सा याद रख लेना कि जो बाहर निकलता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो तुम हो, तुम इलेक्ट्रॉन जो हो, तुम क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन लेके आते हो फोटोन से प्री आयनाइज स्टेट्स की, राइट। तो इसका अगर थोड़ा सा एग्जांपल भी दिया है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर रहती है, वो होती है फोटोन के बराबर होती है माइनस ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। और एक और बात यहाँ पे है कि अगर हमारे पास फोटोन की एनर्जी कम होगी तो आयनाइजेशन भी हमारी कम होगी, यानी कि जो हमारे पास आयनाइजेशन होती है आयनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एंड अगर तुम्हारे पास फोटोन की ये थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख सकती हूँ कभी कभी मेन पॉइंट को। और अगर हमारे पास फोटोन की एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा नहीं होगी तो आयनाइजेशन भी नहीं होगी, यानी इनवर्स आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की मैंने यहाँ पे भी लिखा है थोड़ा सा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होती है फोटो आयनाइजेशन की, हाँ, जो प्रोबेबिलिटी होती है फोटो आयनाइजेशन की, इट इज़ रिलेटेड टू द क्रॉस सेक्शन फोटो आयनाइज क्रॉस, यानी कि तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी होगी, जो फोटो आयनाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शन की। अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगी, प्रोबेबिलिटी कम होगी तो ये भी क्रॉस सेक्शन तुम्हारे पास ज़ीरो हो जाएगी। और सब कुछ चीज़ें जो प्रोबेबिलिटी डिपेंड किस पे कर रही है, आयनाइजेशन किसकी वजह से, फोटोन की वजह से। तो सब चीज़ें जो होंगी ये फोटोन की वजह पे ही, मतलब फोटोन पर ही सब कुछ डिपेंड होगा, राइट। नेक्स्ट है अगर फोटोन
हाँ ठीक है, इतना ही है। ये मैंने आपको बता दी कि फोटोन की एनर्जी अगर कम हो गई तो क्रॉस सेक्शन तुम्हारे पास ज़ीरो रहेगी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो आयनाइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे हमने ले लिए ए, यहाँ पे ले लिया एच नहीं, यहाँ पे कोई ए ले लिया मैंने, पार्टिकल ले लिया, और ए पॉजिटिव और ई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊँ तो ई मैं इस पे लगाऊंगी, यहाँ पे ई लगाना बेकार रहेगा क्योंकि ई इंटू एच न्यू तो होता नहीं है, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होते हैं, खुद ही ई है। यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रूव करना है ये। तो ये कैसे प्रूव करूँगी मैं, यहाँ पे ई ऑफ ए इज इक्वल टू चीज़ बन गई। तो इस ई का क्या ई ऑफ यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एच न्यू, और ये तो यहाँ पे भेज दिया माइनस ऑफ दिस थिंग। तो काइनेटिक एनर्जी के काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, इस तरह से बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ई बी। ये इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी, और बाइंडिंग एनर्जी का काम क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन को मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, तो इतनी सी बात हम यहाँ पे करेंगे, और बाकी इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर 16 नंबर का आप ही बताना पड़ेगा। तो ये सब हमने लिख दिया है, नॉर्मल चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आगे थोड़े से देखेंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलेंगे कैनेट आई मीन बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो है यूनिक है फॉर गिवन एटम और गिवन ऑर्बिटल। और बाइंडिंग एनर्जी को हम इजीली बाइंडिंग एनर्जी की मदद से जो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है उसको हम मेज़र कर पाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है बड़े आराम से। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर ए जो ये क्या शो कर रही है, डिफरेंस शो कर रही है। सॉरी, अब ये जो हमारे पास ई बी है ना, ई बी क्या है, डिफरेंस है बिटवीन द न्यूट्रल एंड आयोनाइज्ड एटम, राइट। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड, ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, और ये आयनाइज्ड है, राइट। इसके बीच का डिफरेंस है, इतना बता देंगे। और क्या बता सकते हैं हम इसमें, इक्वेशन नंबर ए जो ये जो ऊपर इक्वेशन थी, द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज कैलकुलेटेड इजीली, आइडेंटिफाई द एटम पर्टिकुलर। ठीक है, ये बात बता दी कि जो एटम बाहर निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो अब थोड़ी सी अगर मैं देखूँगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स और फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन के बीच में थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ देखूँ, क्योंकि हमने ये शायद ये रेडिएशन से, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है फोटोन्स की, और ये जो फ्रिक्वेंसी है फोटोन की, उस हिसाब से बताया ग्राफ यहाँ पे। और एक्सरे फोटोन की अगर हम इस तरह से बात करूँ, तो आपके पास एक्सरे पड़ता है, और हमारे पास ये डायग्राम थोड़ी इन यहाँ पर मैंने नोट से कॉपी करा था। इसकी डायग्राम बेसिकली ऐसे होगी कि मानो पर ये है 1s, तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन रहा, तो यहाँ पे एक्सरे एनर्जी और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाहर निकल गया, इस तरह से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें मज़ा आएगा थोड़ा सा। सो हमारे पास देखो सबसे पहले आता है एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अच्छा, इस चीज़ में, इस पूरी चीज़ में पता क्या है, जो तुम्हारी पूरी वर्किंग है, पूरी कंस्ट्रक्शन है, पूरी इसमें मिक्स कर दी है। देखो मैं पहले पूरी कहानी समझाती हूँ तुम लोगों को। देखो जो स्टोरी है, स्टोरी में कुछ इस तरह से होगा कि तुम्हारे पास यहाँ से एक सोर्स होता है, राइट। हमें पता है कि सोर्स जो होता है उसके, ये क्या चीज़ है मेरे पास, ये है हमारे पास एक सोर्स है। आपको पता है सोर्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, फिर फिलामेंट होता है, फिलामेंट हीट करता है, फिर आपके सोर्स से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आपके सोर्स में से बाहर निकलेंगे वो पहुँचेंगे एनोड पे, और एनोड से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स की ओर। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो होगा वो एक सैंपल दिया होगा ना, उस पर वो रेडिएशन डालेगा, और सैंपल के बारे में हमें एनालिसिस मिलेगी। एक हेमिस्फेरिकल होता है एनालाइज़र हमारे पास, हेमिस्फेरिकल स्टेट एनालाइज़र करके होता है, HSA। हेमिस्फेरिकल एनालाइज़र होगा, और यहाँ पे बस डिटेक्टर लगा होगा। ऐसे से डायग्राम बताती हूँ। ये मेरे पास है सोर्स, ठीक है। इस सोर्स में ये मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे निकल रहे हैं। अब देखो एक्सरे बनती कैसे, जब तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बम्बार्ड करेंगे एनोड के साथ, एनोड के साथ टकराए, मुझे एक्सरे रेडिएशन मिली। एक्सरे रेडिएशन मेरे को मिलेगी एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, राइट। सो ये इधर को जाएंगे एरो, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगा तुम्हारे पास, ठीक है। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स में से मेरे को एक्सरे रेडिएशंस मिलेंगी। यार ये एक्सरे कि ये रेडिएशन है, ठीक है, एक्सरे की रेडिएशन मिली। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या एक सैंपल था, उसके बाद मुझे एक उसके बाद मेरे को मिलेगा, उसके बाद मेरे पास आएगा एक होगा एनालाइज़र,
एना करके लिख दिया, एनालाइजर होगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जाएगा डिटेक्टर, DET लिख दिया। अब ये जो एनालाइजर की डायग्राम जो होती है ना, वो कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से। और ये होता है हेमिस्फेरिकल एनालाइजर, इस तरह से, और यहाँ से ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और इसके बीच में एक लाइन होती है। और यहाँ पे मेरे पास आउटर हेमिस्फेयर है, ये इनर हेमिस्फेयर है, ये वाला जो जिस जिगजैग लाइन बनाई ना मैंने, ये मेरे पास आउटर हेमिस्फेयर है, ये मेरे पास इनर है। ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये वाला इनर वाला हेमिस्फेयर जो पॉजिटिव पोटेंशियल में है। और ये जो बीच की लाइन होगी ना, ये लाइन जो होगी इन बिटवीन आउटर एंड इनर, ये वाली लाइन जो होगी ये होगी ज़ीरो पोटेंशियल पे, ज़ीरो पोटेंशियल पे होगी। बताऊंगी और डायग्राम अच्छे से बना नहीं पा रही मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने एक ही बार पढ़ा तो मेरे को इतने जैसे याद नहीं आ रही किस तरह से थी। और ये सब चीज़ होगी। और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एमिट हुए, एनालाइजर पे पहुँचे, LYZER, एनालाइजर पे पहुँचे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे यहाँ से एंटर करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास निकलेंगे, और यहाँ पे तुम्हारे पास लगा होगा डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो इस तरह से होगा आपके पास ये सारा प्रोसीजर। आई होप कुछ पल्ले पड़ा हो। चलो अब देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं एक्सपेरिमेंट में। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स चाहिए होता है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक फिक्स एनर्जी का सोर्स रहता है। एनालाइजर होता है, मैंने एनालाइजर बताया आपको, एनालाइजर के काम करता है। यहाँ पे एनालाइजर की कुछ अलग तरह की डेफिनेशन पड़ी है, मैं नहीं चाहती तुम लोग इसमें परेशान हो, इसको रहने दो, इसको मत पढ़ो। फिर आता है हमारे पास एक हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट। हाई वैक्यूम इन्वायरमेंट क्या है, यानी कि ये जो सारी चीज़ होगी, आई मीन ये तुमको एक वैक्यूम नहीं लग रही, या तो हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को एक वैक्यूम के अंदर एक वैक्यूम के अंदर डाला जाता है, राइट। तो वो वैक्यूम एनवायरनमेंट ये वाला होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्सरे जो है वो डायरेक्टेड ऑन टू द सैंपल एंड रिजल्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर देन फोकस्ड ऑन टू द एंट्रांस स्लिट। एक्सरे सैंपल पड़ी, फिर जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगे तो उनको मैंने स्लिट में पकड़ लिया, और स्लिट से और जो स्लिट होगी उसको हम हेमिस्फेरिकल वाली लास्ट वाली डायग्राम नहीं बनाई मैंने, उस डायग्राम पे हम रख देंगे। एंड जैसे हम देख पा रहे हैं ये वो हेमिस्फेरिकल स्लिट, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे, ठीक है। ये हम प्रोसीजर बाद में बताएंगे। इसके बाद हेयर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोटेंशियल दी जाएगा, सब मैंने आपको बता दिया। इनर लाइन पे ज़ीरो पोटेंशियल होगा, सेंटर लाइन, वो सेंटर लाइन बताई जा रही है यहाँ पे। तो यही है वो सेंट्रल लाइन, इसके वो नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल बता रहे हैं, और वो ज़ीरो वाला जो बता रहे हैं, सारी चीज़ यहीं से बता रहे हैं, ठीक है। सो ये सब हो गया लाइन बिटवीन, समझ गए होगी क्या क्या चीज़ बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर। मैं डायग्राम पहले क्लियर करवा दी। सो ज़ीरो पोटेंशियल बता दिया। उसके बाद जो सारी चीज़ें वो डिटेक्टर जो होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। डिटेक्टर की बात आगे देखो यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपकी पूरी डायग्राम है कि सोर्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड पे टकराए, एनोड से हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स पे गए, मोनोक्रोमेटिक से एक्सरे तुम्हारे पास सैंपल पे पड़ी, सैंपल से तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले वो एनालाइजर ने कैच कर लिए, एनालाइजर के बाद उसको डिटेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन के पास एक फिलामेंट होता है जो कि थर्मली हीट करता है फिलामेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि फिलामेंट जो होता है वो ज़्यादा गर्म हो गया, तो हम पता है कि ज़्यादा गर्म वाला फिलामेंट ख़राब हो जाता है, तो एक्सपीएस के लिए हम इस तरह का फिलामेंट लेते हैं जो कि रैपिड रिमूव कर देता है हीट को, ठीक है। तो यहाँ पे बस इलेक्ट्रॉन, जब हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से टकराते हैं तो हमारे पास एक्सरे रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं, राइट। तो वही चीज़ है कि एक्सरे का सोर्स क्या है हमारे पास, वो देखेंगे हम यहाँ पे। जो एक्सरे आर जनरेटेड वाया बम्बार्डिंग ऑफ एनोड मटेरियल विद हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये चीज़ बताइए कि इलेक्ट्रॉन जब एनोड से टकराएंगे तो हमारे पास एक्सरे यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पे लिखा है यूजली विच इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक हीटेड टंगस्टन फिलामेंट भी होगा, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट की बात कर ली यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक्सपीएस के लिए हम इस तरह का एक्सरे चूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास जो बीम जाए ना, इलेक्ट्रॉन की जो बीम जाएगी वो बिल्कुल नैरो होगी, उसकी जो रेजोल्यूशन होगी बहुत हाई होगी। हाई रेजोल्यूशन का मतलब जैसे हम यूट्यूब वीडियो देखते हैं, तो मेरी वीडियो चला रहे होगे, हमारा तुम 4144 पिक्सल्स पे चला रहे होगे तो तुम्हारी धुंधली दिखेगी, और जो अक्षर में लिख रही हूँ वो थोड़े मोटे मोटे गंदे गंदे से दिखेंगे, राइट।
जब तुम 1080 पे वीडियो को चलाओगे तुम्हें शार्प दिखेंगे अक्षर, तो वही एनर्जी रेजोल्यूशन जो होगी तुम्हारे पास, हम वही वही एनर्जी रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमारे पास जो एनर्जी रेजोल्यूशन होगी वो एक्सपीएस में हम एक्सरे की हाई एनर्जी रेजोल्यूशन लेके चलते हैं, जिसमें लाइन विड्थ जो होती है वो बहुत पतली होती है। अगर तुम्हारे मोटी विड्थ होगी, यानी तुम 144 में मेरी वीडियो को चला रहे हो, राइट, तुम पतली विड्थ की बात करो तो उसको हम देखते हैं कि 1080 पे जो मैंने लिखा होगा वो बहुत शार्प दिख रहा होगा, और 1722 उससे कम, 720 उससे कम, समझ रहे होगे आप मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, है ना, कि अगर हाई रेजोल्यूशन होगी तो आपकी विड्थ भी स्मॉल हो गई। इसे हमने कॉची कॉन्स्टेंट वगैरह हमने प्रैक्टिकल करा हुआ है, ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए लाइन भी, जिससे मेरे पास बहुत शार्प और स्मॉल आए, राइट। और ये सिर्फ कंसीडरेशन चलिए कि हमारे पास जो सोर्स होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। पहला एक हाई रेजोल्यूशन वाला होना चाहिए लाइन विड्थ, तो उसकी स्मॉल होनी चाहिए। दूसरी कंसीडरेशन कि हमारे पास फिलामेंट इस तरह से होना चाहिए कि हमारे पास रैपिड रिमूवल हो जाए, हीट कट गुड कंडक्टर होना चाहिए, और कंपैटिबल हो यूएचवी के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमेटर की। मोनोक्रोमेटर क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले नहीं बताया था। देखो, एक्सरे में जो एक्सपीएस होता है, एक्सपीएस में इस तरह की एक्सरेज लेते हैं जिसमें हमारे पास मोनोक्रोमेटर जो वो अपने डायफ्रैक्शन पैटर्न को शो करे वाया क्वार्ट्ज क्रिस्टल, राइट। जैसे हम देखते हैं द पर्पस ऑफ एक्सरे मोनोक्रोमेटर इज टू प्रोड्यूस नैरो एक्सरे लाइन। इतनी सी कॉमन सेंस वाली बात हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई है, राइट। तो ये जो नैरो बीम आएगी डायफ्रैक्शन की वजह से बीम आएगी, ठीक है। जब हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे, मान लो तुम्हारे पास एक क्रिस्टल का सरफेस, इसमें तुम्हारे पास 2 लाइन्स हमने इंसिडेंट करवाई, तुम्हारे पास क्रिस्टल किस तरह का होगा, मान लो तुम्हारे पास क्रिस्टल इस तरह से होगा, तो हमारे पास एक इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है, एक इंसिडेंट यहाँ पे हो रही है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जो रिफ्लेक्शन होगी इनकी ये एक सेम एंगल थीटा पे होगी रिफ्लेक्शन, राइट। ये आप नॉर्मल बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये भी अगर जिस एंगल से ये आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है उससे ये रिफ्लेक्ट करेगी, वही चीज़ बताई हुई इसने यहाँ पे। और अगर हम और चीज़ देखें कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, डी। अगर देखो हमारे पास जो एक्सरे, जब एक्सरे इसके बीच में आ रही है तो हमें नहीं पता वो कितना टाइम वहाँ पर स्पेंड कर रही है, कितना वो डिस्टेंस कवर कर रही है। अगर मैं मान के चल लूँ मेरे पास उस एक्सरे का डिस्टेंस जो है वो डी है, यानी कि वो डी डिस्टेंस तक हमारे पास क्रिस्टल के अंदर हमारे पास रेडिएशन जो है वो अंदर जा रही है, कितने डेप्थ तक जा रही है उसका नाम अगर मैंने डी दे दूँ तो तुम्हारे पास ब्रैग्स लॉ आ जाएगा कि अगर कि वो क्या होगा, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यानी कि अगर तुम्हारे पास जो डिस्टेंस होगा वो नंबर ऑफ वेवलेंथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के बराबर होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, नॉट इक्वल होगा, तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करेगा। तो यही चीज़ हमने आगे पढ़ी है कि एक्सरे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी वो डिपेंड करेगा डी के ऊपर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स एंड planes is d, then difference is path length is like 2d sin theta. If the distance is equal to the integral number of wavelength, then the axis interference, अगर मतलब ये 2d sin theta के बराबर होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर नहीं होगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो वही चीज़ बताइए। सो इस चीज़ को आप देख लो, मेन चीज़ क्या क्या यहाँ पे। वैसे मैं तो पेपर में लिखने वाली क्योंकि इतनी चीज़ मेरे को खुद याद नहीं रहेगी, कितना याद रखूँगी। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बाद हम आ जाते हैं एनालाइजर्स के ऊपर, या तुम ले लो वैक्यूम सिस्टम। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो सोर्स होगा उसको हम पूरा वैक्यूम के अंदर रख के चलेंगे, ये ठीक है। उस वैक्यूम के अंदर यानी कोई बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे वैक्यूम सिस्टम की बात करी हुई है। देखो वही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है एक मतलब पूरी एक वैक्यूम के अंदर होगा, पूरा एनालाइज होगा इस वैक्यूम के अंदर, तो बस इलेक्ट्रॉन, बस वही चीज़ है यहाँ पे दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे और क्या दे सकते हैं यहाँ पे कि जितने स्पेक्ट्रोमीटर आर नाउ बेस्ड अपॉन द वैक्यूम सिस्टम डिज़ाइन टू ऑपरेट इन द यूएचवी रेंज, लाइक ये सब चीज़ें दी हुई हैं। उसका तो इतना गंद मैंने लिखने वाली, मैंने पढ़ने वाली, हाँ मैंने लिख लिया लेकिन मैं इतना याद नहीं करने वाली। अब हम बात करेंगे अगले पार्ट की जिसका नाम है दिया एनालाइज़र। हम देखो हम कहाँ तक पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं, हमने ये पढ़ लिया, सोर्स पढ़ लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे इस सोर्स के बारे में, बता दी कि हम इसको एक वैक्यूम के अंदर स्टोर करके रखते हैं। अब हम एनालाइज़र और इसके डिटेक्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो एनालाइज़र जिस बेसिकली क्या होते हैं, मैंने आपको डायग्राम भी बताई। एनालाइज़र वो एक हेमिस्फेरिकल सेक्टर एनालाइजर इनको नाम देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कंसल्टिंग। इसके अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉन्स, मैंने आपको बताया था कि जब एक्सरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हम क्या करते हैं
कि उन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्लिट के अंदर रख के एक हेमिस्फेरिकल सेक्टर के अंदर एनालाइजर के अंदर भेज देते हैं। तो वही बात करें यहाँ पे कि वो स्लिट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम हेमिस्फेरिकल सेक्टर के एनालाइजर के अंदर भेज देंगे। वो जो इलेक्ट्रॉन अगर हेमिस्फेरिकल सेक्टर एनालाइजर के अंदर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास एक बीच में एक गैप भी होगा, ये एक इनर हेमिस्फेयर यहाँ पे होगा, आउटर हेमिस्फेयर तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक है। वे बात करी यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और बीच में ज़ीरो पोटेंशियल होगा, वही बात करी यहाँ पे, ठीक है। और ये वो डायग्राम हमारे पास बेसिकली, ये हमारे पास वो ये इनर हेमिस्फेयर है, ये आउटर हेमिस्फेयर है तुम लोगों के पास ये वाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट होंगे जब हमारे पास एक्सरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ना, जो एक्सरे बीम पड़ी एक सोर्स के ऊपर, सोर्स से हमारे पास ये एक्सरे वाली चीज़ आई ना, सैंपल के ऊपर पड़ी, सैंपल इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होकर इधर को जाएंगे अंदर को, और बाद में वो डिटेक्टर कैच कर लेगा उनको, ठीक है। सो वही बात करी, यहाँ पे इनर हेमिस्फेयर है हमारे पास, ये आउटर हेमिस्फेयर है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल पे ये इनर हेमिस्फेयर मेरे पास पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे ये ज़ीरो पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। इसके आसपास जो है ना, यहाँ पे एक लेंसेज लगाए जाते हैं। लेंसेज क्यों लगाए जाते हैं? देखो, जब हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बड़ी होगी, इतनी बड़ी काइनेटिक एनर्जी होगी जो एनालाइजर मतलब इतनी लार्ज होगी कि एनालाइजर के लिए टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन, अब देखो उसको हाई रेजोल्यूशन प्रोड्यूस करनी है, तो इस कारण क्या होगा कि हमारे पास जो रिटार्डेशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स की, और ये जो लेंसेज है ये उन्हीं चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं वहाँ पे। ये वो लेंसेज लगे हैं बड़े बड़े, पैरेलल ग्रिड भी बोल सकती हूँ या लेंसेज भी बोल सकती हूँ मैं इनको। यहाँ पे लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज दे आर इजेक्टेड फ्रॉम द सैंपल इज यूजली टू लार्ज फॉर द एनालाइजर टू प्रोड्यूस सफिशिएंटली हाई रेजोल्यूशन, सो दे मस्ट बी रिटार्डेड का मतलब डीएक्सलरेट हो जाना, यानी पीछे हट जाना, ठीक है। द रिटार्डेशन इज अचीव्ड आइदर विद इन द लेंस और पैरेलल ग्रिड, वो चीज़। अब ये जो हेमिस्फेरिकल सेक्टर क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। ये कि पोटेंशियल डिफरेंस दो का देख रहे हैं, बीच में सेंटर लाइन का जीरो पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा होगा, इनर वाला पॉजिटिव होगा, आउटर वाला नेगेटिव होगा, वही चीज़ सारी यहाँ पे बताई हुई है कि आपके पास फिर एनर्जी किस तरह से जाएगी। E इज इक्वल्स टू के ई डेल ऑफ बी, यहाँ पे के क्या स्पेक्ट्रोमीटर कॉन्स्टेंट है, और दीज इलेक्ट्रॉन विल रीच एट द आउटपुट प्लेन ऑफ द एनालाइजर। फिर हम पहुंच जाएंगे डिटेक्टर की, और यहाँ पे बात कर डिटेक्टर में बेसिकली आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काउंट होते हैं और वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट वही वर्किंग जो आपको मैंने इतना कुछ समझाया वो सारा वर्किंग में ही आ जाएगा कि आपके पास द सैम्पल इज रेडिएटेड विद एक्सरे, इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट, मतलब पूरा जो प्रोसेस जितना पीछे से मैंने पढ़ा है ना वो सारी वही चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने मेन लाइन अंडरलाइन करी है कि आपके पास जो एक्सरे की बीम होगी वो मतलब कितना पेनिट्रेट कर पाएंगी, वो 1 to 10 नैनोमीटर मटेरियल के अंदर, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फोकस किए जाएंगे, स्लिट पे रखे जाएंगे, उस स्लिट को हम हेमिस्फेरिकल एनालाइजर की ओर लेके जाएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम हेमिस्फेरिकल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। ये सब चीज़ मैंने आपको पीछे बता दी। और जो लेंसेज होंगे और पैरेलल ग्रिड्स होंगी वो एनालाइज करने के लिए रखी होंगी, और एनालाइजर जो होगा वो इतनी बड़ी काइनेटिक एनर्जी को एनालाइज करेगा, एंड रिटार्डेशन होगी उसके वजह से। रिटार्डेशन की बात करी है, फिर हेमिस्फेरिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई हो रहा है, बीच में क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट होंगे वो ज़ीरो पोटेंशियल पे होंगे, वही सारी बात की है। यानी कि ये बीच में इसकी पूरी डायग्राम की थोड़ी सी बात करी हुई है। फिर वह डिटेक्टर की करेगा, काउंट करेगा, और हमारे पास जो पीक्स होंगी स्पेक्ट्रम की वो हमें दिखेंगी। तो वही सारी कहानी, बस इतना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर हम बात करेंगे एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी में लिखेंगे 90 to 95% ऑफ एटॉमिक परसेंटेज ऑफ वैल्यू फॉर मेजर एक्सपेस पीक्स, मतलब मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है पीक्स को, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोप में पीक्स ही देखते हैं बेसिकली, राइट। सो इसमें जो पीक्स को देखने की जो परसेंटेज होगी 90 से 95 होगी, और उसके बाद जो कम वाली होगी वो 60, जो कम मतलब जो फॉर वीकर एक्सपीएस सिग्नल के लिए जो वैल्यूज आएगी वो इस तरह से आएंगी। और एनालिसिस टाइम क्या होगा 1 से 10 मिनट के बीच में तुमको पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स दिए गए हैं सोर्स की जगह पे, ठीक है। और 1 से 10 मिनट की तुम लोगों को पता चल जाएगा कि रेजोल्यूशन कितनी है, हाई रेजोल्यूशन है कि नहीं है, वीक रेजोल्यूशन है, राइट। फिर है 1 से 4 घंटे लगेंगे टू मेजर द 5 एलिमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ ई डेप्थ, इतना चलो उतना है, ठीक है। डिटेक्शन लिमिट तुम्हारी इस तरह से दी जाएगी, और
इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं जहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें लिखी हैं। अगर तुमको समझ आता है तुम पढ़ लो। क्योंकि मैंने ये चीज़ इतना फ़ोकस नहीं करा, क्योंकि आपका 16 नंबर का तो हो ही जाएगा, क्योंकि शीटें कितनी भरनी है तुम लोगों ने। तो ये सब चीज़ें देखी हैं। सैंपल साइज़ की लिमिट देख लीजिए, इस तरह से है। एंड डिग्रेडेशन ड्यूरिंग एनालिसिस, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो यहाँ तक ही थी, आपकी वर्किंग तक, क्योंकि आप क्वेश्चन में भी यही पूछते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। सो इतना नहीं पूछे, या आप ये पूछे कि एक्सपीएस क्या होता है और एएस में डिफरेंस कितने बताऊंगी मैं आपको। इतना नहीं पूछते हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सपीएस। थैंक यू।